हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। और आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं टैक्स रेट्स एंड सरचार्ज की। बट बिफोर स्टार्टिंग आउट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी आउट देयर कि जो भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, तभी आपको आगे के रिविजनरी लेक्चर के बारे में पता चल सकेगा। और डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिससे आपको वहाँ पे भी नोटिफिकेशन मिल जाए और यहाँ पे भी, ठीक है। दोनों जगह पे आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अगर आपका एक प्राइमरी सोर्स आप मिस कर गए तो दूसरा सेकेंडरी सोर्स विल वर्कआउट, राइट। जो बच्चे पुराने हैं वो लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग अब जो वीडियोस का टाइम है अब यही है कि अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो अब मार्च का एंड चल रहा है, राइट। तो हम लोग रिविजनरी लेक्चर्स को कोशिश करेंगे कि एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय मिड ऑफ अप्रैल या फिर एंड ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल तक हम लोग ख़त्म कर देंगे पूरे इनकम टैक्स को। मैं कोशिश ये करूँगा। देखो अभी इसमें क्या रहेगा कि इनकम टैक्स हम लोग अगर मिड में या एंड तक ख़त्म करते हैं ना, तो हमारे पास एक महीना बच जाएगा। मे में यू कैन रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न। ये भी एक रिवीजन ही है बेसिकली। बट हाँ, एक बार और रिवीजन करना चाहेंगे तो उसके लिए आपके पास मई के 5-10 दिन लगा के आप कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बट इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपने अगर इसके बारे में कुछ भी पढ़ा है तो उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए असाइड रखें, और जिस तरह से हम लोग चीज़ों को सीखेंगे नए तरीके से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखेंगे। देखो, टैक्स रेट्स एंड सरचार्ज, वैसे तो ये चैप्टर आखिरी में पढ़ते हैं हम लोग हमेशा। इस चैप्टर को, टैक्स रेट एंड सरचार्ज को, आपको जो बुक में देखेंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो बुक में लास्ट में इसलिए मिलता है क्योंकि इसको चैप्टर को करने के लिए आपको पहले प्रोविजन पता होने चाहिए। बट वी विल फास्टली रिवाइज एवरीथिंग, देन वी विल बिल्ड लिंक्स। हम लोग लिंक बनाएंगे इस चैप्टर के साथ, जो बाकी चैप्टर हैं उनके साथ में इसके लिंक आउट कर देंगे। तो अभी मैं आपको ये सिखा देता हूँ, देन इसमें जो प्रोविजंस मिसिंग रहेंगी या जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, क्लियर आउट नहीं होंगी, उनको मैं लिंक करता चलूँगा जब जब वो चैप्टर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है इनकम टैक्स कंप्यूटेशन एट ग्लैंस। ये एक फॉर्मेट है, इट इज़ नथिंग बट एन फॉर्मेट। सबसे पहले यही है। तो ये असेसमेंट ईयर 22-23 है, ठीक है। हम लोग को बेसिक डेफिनेशंस वगैरह कवर नहीं कर रहे हैं, एसएससी की, पर्सन की, वगैरह वगैरह। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो बेसिक चीज़ें एटलीस्ट पढ़ी हुई हैं कि हु इज़ एसएससी, हु इज़ पर्सन अंडर इनकम टैक्स, राइट, व्हाट इज़ इनकम, व्हाट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम। तो आई अज्यूम डैट यू मस्ट नो दीज थिंग्स। बट अगर आपको नहीं भी पता रहेगा ना, तो भी मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। बट हाँ, उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा, तो आप उसको इतना इंपॉर्टेंस मत देना कि हाँ भाई साहब अगर हमने नहीं पढ़ा तो चलो पढ़ने ही बैठ के, नहीं। अगर आप फ्रेशली भी स्टार्ट कर रहे हो चीज़ों को तो भी ये हेल्प आउट करेगा आपको, ओके। वो टर्म्स बीच बीच में जहाँ जहाँ आएंगी आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन एट माई बेस्ट। बट फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आता है, यू आर ऑलवेज वेलकम विद द कमेंटिंग सेक्शन। आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई यू, ओके। चलो, अब ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट हमें क्या बताता है, देखो, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन एट ग्लैंस, मतलब कि जब भी आपसे कोई बोलेगा इनकम टैक्स निकाल के दिखाओ, तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करने का है। तो मतलब हमें इनकम टैक्स निकालते टाइम यही पैटर्न जो है या फिर ये फॉर्मेट फॉलो करना है। इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपकी है, देख सकते हैं आप, वो है टैक्सेबल इनकम की, राइट। किसकी है? टैक्सेबल इनकम की। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कि मेरा मतलब टैक्सेबल इनकम से क्या है। देखो, सारी मेहनत मशक्क़त इसी की है कि टैक्सेबल इनकम अगर आपको एक बार पता चल जाए ना, सारा का सारा काम आपका काफ़ी ईजी हो जाता है। क्योंकि टैक्स निकालना इतना मुश्किल नहीं है जितना टैक्सेबल इनकम निकालना है, राइट। बट हम लोग इसको सीखेंगे थ्रू आउट ऑल अदर चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन नियर फ्यूचर। जितने भी चैप्टर अभी हम लोग करेंगे, हम लोग उसमें सीखेंगे इसको। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास टैक्सेबल इनकम है। तो अगर मेरे पास टैक्सेबल इनकम ऑलरेडी है, मैं निकाल चुका हूँ, देन हाउ विल आई प्रोसीड टू फाइंड द टैक्स लाइबिलिटी, या मेरा कितना टैक्स बनता है, अगर मेरे को ये निकालना है। प्लीज़ कीप इन माइंड कि मेरे पास टैक्सेबल इनकम है। अब वो निकालते कैसे हैं टैक्सेबल इनकम, वो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। डू नॉट वरी। अभी मान के चलिए कि मेरे पास टैक्सेबल इनकम है, और लास्ट के चैप्टर में आपको ये मिलेगा, अपनी किताब के चैप्टर, मतलब सॉरी, अपनी किताब के लास्ट में मिलेगा आपको ये चैप्टर। तो वहाँ पे आपको टैक्सेबल इनकम गिवन होगा। मैं ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा चीज़ों को, ओके। चलिए, तो आपके पास जब टैक्सेबल इनकम आ जाएगी तो आप उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, ओके। तो मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम है, फिर मैं उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी निकालूंगा, या तो स्लैब रेट से या तो स्पेशल रेट से। अब सर स्लैब रेट और स्पेशल रेट एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखें, स्लैब रेट वो रेट्स होते हैं जिन रेट्स के बेसिस के ऊपर आपको टैक्स देना रहता है। मतलब ये एक तरीके से ब्रैकेट होते हैं, ये एक तरीके से रेंज होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम लोगों को टैक्स कितनी इनकम पे कितना देना है।
तो ये अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होते हैं। दीज आर द रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2022 एंड 2023, मतलब इस असेसमेंट ईयर के लिए, करंट असेसमेंट ईयर के लिए कोई अमेंडमेंट इनमें एज सच नहीं आया है। जो पिछले साल था वही इस साल भी है। अच्छा, ये रेट किसके लिए है? फॉर इंडिविजुअल, फॉर एओपी, एचयूएफ, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन या नॉन रेजिडेंट, चाहे उनकी एज कुछ भी हो। ठीक है, चलिए। तो आपको एज हमेशा याद रखना है, आपको एज हमेशा रेजिडेंट्स की देखनी है। ठीक है जी, आपको नॉन रेजिडेंट की एज कभी भी नहीं देखनी है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए एक ही स्लैब है, वो है ये। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए एक ही स्लैब है, वो ये वाला स्लैब है, नॉर्मल स्लैब। ओके, ये नॉर्मल स्लैब बोलते हैं इसको, और ये नॉर्मल स्लैब नॉर्मल लोगों के लिए होता है। ओके, चलिए, जैसे आप और मैं। तो अप टू 2.5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो नील है, ये आप जानते हैं अच्छे से। इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपए है अगर, तो 5%। उसके बाद 5 से 10 लाख है तो 20%। अगर 20 लाख से और 10 लाख से भी ज़्यादा है तो 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल से हैं ये, 5%, 20% एंड 30%। देन वी हैव सीनियर सिटीजन। अच्छा, इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन, आपको पता है पर्सन इनकम टैक्स में बताए गए हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे आपने देखोगे पर्सन आते हैं, उसमें से इंडिविजुअल एक होता है। इंडिविजुअल मीन्स एक इंसान जिसकी आइडेंटिटी है, फिजिकल अपेयरेंस है, राइट। तो अगर वो इंसान नॉर्मल इंडिविजुअल है, जैसे आप और मैं, मतलब नॉर्मल एज के, वी आर नॉट सीनियर सिटीजन, नॉट सुपर सीनियर सिटीजन, हम इन दोनों में से नहीं है, नॉर्मल ही है। तो उनके लिए क्या रहेगा, ये वाला स्लैब लगेगा। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए बेनिफिट देगी सरकार। बेनिफिट बोले तो सरकार बोलती है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है, स्टिल यू आर अर्निंग, तो हम लोग आपसे टैक्स कम लेंगे। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं प्लस रेजिडेंट भी होने चाहिए, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं प्लस नॉन रेजिडेंट है तो भी आपके ऊपर फिर यही नॉर्मल स्लैब ही लगेगा। बट अगर आप सीनियर सिटीजन हैं प्लस रेजिडेंट है तो आपके ऊपर ये दूसरा अलर्ट स्लैब रेट लगेगा। तो फिर आपकी इनकम जो है अगर 3 लाख रुपए तक होगी तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पहले 2.5 लाख था, आपको 50,000 का और कंसेशन सरकार दे देगी, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। देन 3 लाख से 5 लाख के ऊपर 5%, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के ऊपर आपका 20%, एंड 10 लाख से ज़्यादा के ऊपर 30%। एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे प्लीज़। ठीक है जी, तो 5 से 10 के ऊपर 20%, देन 10 लाख से ज़्यादा के ऊपर 30%। अच्छा, ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा और बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है। अच्छा, सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं और सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन कौन होता है, जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा हो या 60 साल हो बट 80 से कम हो। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, जिनकी एज 80 हो या 80 से ज़्यादा हो, वो सुपर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, और इनका भी रेजिडेंट होना ज़रूरी होता है। ठीक है बस, इनका भी रेजिडेंट होना ज़रूरी होता है। अब चाहे सुपर सीनियर सिटीजन को क्या बेनिफिट मिलते हैं, उनकी इनकम 5 लाख रुपए तक नील टैक्सेबल होती है। देन 5 से 10 लाख रुपए के ऊपर 20% और 10 लाख से ज़्यादा 30%। तो आप देखेंगे कि अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा, तो अगर मैं मोटा मोटा आपको क्रक्स बताऊँ इस पूरे स्लैब का, तो आप देखेंगे कि अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप किसी भी एज के पर्सन हैं, आपको 30% के ब्रैकेट में आना ही पड़ेगा। देखेंगे तीनों में ही 30% है अगर आप 10 लाख से ज़्यादा अर्न करते हैं। ठीक है, हाँ, रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन वगैरह जो आपको मिलती है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये स्लैब रेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्हीं का जिक्र है। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरी इनकम मैंने 1 लाख रुपए बताई है आपको। 1 लाख तो खैर बहुत कम हो गई, इसके ऊपर तो टैक्स निकलेगा ही नहीं क्योंकि 2.5 लाख से कम है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरी इनकम मान लीजिए 4,50,000 रुपये है और मेरी एज 35 ईयर है। तो आप अब देखेंगे कि ये इसके ऊपर कौन सा स्लैब एप्लीकेबल होता है, राइट। तो फिर उस हिसाब से आप अपना टैक्स निकालेंगे। वंस यू फाइंड द टैक्स विद स्लैब रेट, अभी स्पेशल रेट में मैं आपको बताऊंगा जो 115 बीएसी में है और 115 बीएडी में है। ये स्पेशल रेट इंडिविजुअल के लिए है और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग टैक्सेबल इनकम एक बार निकाल लेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग स्लैब रेट या स्पेशल रेट लगा के अपनी एक टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। अब इस टैक्स लायबिलिटी में से अगर आपको 87A में कोई रिबेट मिलती है तो आप उसे माइनस करेंगे। और अगर आपका कोई सरचार्ज है, व्हाट इज सरचार्ज, मैं आपको एक बार फटाफट से याद दिला देता हूँ सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज इज अ टैक्स अपॉन टैक्स। सरकार बोलती है कि अगर आप कमा रहे तो आप टैक्स देंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा कमा रहे तो आप उस दिए हुए टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स देंगे। सर समझ नहीं आया कुछ, एक बार मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका इनकम टैक्स में ना 45,000 रुपये या 45 लाख मान लेते हैं, चलिए ठीक है, 45 लाख रुपये आपका इनकम टैक्स बन गया। सरकार बोलती है कि आपका तो इनकम टैक्स काफ़ी बना है, तो आपके पास पैसे बहुत है मतलब, तो आप इस 45 लाख के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसा और दे दीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सरचार्ज। ओके, तो टैक्स के ऊपर टैक्स सरकार हमसे लेती है, जब भी लेती है जब हमारी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से एग्जीड कर जाती है, जैसे 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ एंड सो ऑन। ओके,
तो अगर सरचार्ज है तो आप उसे ऐड करेंगे, बिकॉज आपकी ये लायबिलिटी बढ़ाएगा, और आप लायबिलिटी निकाल रहे हैं तो कुछ भी चीज़ जो बढ़ाएगी उसे आप ऐड करेंगे, और कोई भी रिलीफ आपको सरकार अगर देगी तो उसे आप लेस करेंगे। ठीक है, उसे आपने ऐड कर दिया, एप्लीकेबल सरचार्ज जो भी है आपका। उसके बाद मैंडेटरी है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%, तो वो आपको देना ही देना है, वो ऐड करेंगे। देन रिलीफ अगर 89 सेक्शन में कुछ है तो उसे माइनस करेंगे, और अगर आपने TDS पहले ही दे दिया है, या मतलब आपने एडवांस टैक्स दे दिया है पहले, तो उसे माइनस करेंगे। उसके बाद जो आएगा आपका नेट टैक्स पेबल आएगा। ये मैंने आपको शुरू में ही क्यों सिखा दिया, इसलिए सिखा दिया ताकि आपको कल को कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जब तक हम लोग इस पूरे इनकम टैक्स को ख़त्म करेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली हो जाएंगी, मैं जानता हूँ। तो जब आप कंप्यूट करेंगे ना चीज़ें, तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम लोग 4% का सेस पहले लगाएं कि रिलीफ या रिबेट पहले घटाएं। तो जैसे जैसे यहाँ लिखा है वैसे वैसे आपको करना है। इसके बाद आपका नेट टैक्स पेबल निकल जाएगा, और आपको 288B का भी ध्यान रखना है, जो राउंड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ 10 है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, टैबलेट्स में ऐसा कोई चेंज नहीं है। नोट्स में भी आप पढ़ सकते हैं, 60-80 के लिए लिखा हुआ है। हाँ, ये नोट इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए किसी इंसान का बर्थडे 1 अप्रैल को ही आता है, अगर मान लीजिए कोई इंसान 60 ईयर्स अपनी एज कंप्लीट कर रहा है 1 अप्रैल को, तो क्या उसको बेनिफिट मिल पाएगा उस साल के लिए या नहीं? तो अगर कोई इंसान का बर्थडे 1 अप्रैल को आ जाता है तो हाँ, उसको बेनिफिट मिलेगा। CBDT ने क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी दी है। तो कोई भी इंसान हु कम्प्लीट्स ऑफ द एज ऑफ 60 और 80 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, तो उसका हम लोग मानेंगे कि उसने अपनी एज जो है वो कंप्लीट 31 मार्च को ही कर ली थी, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद टैक्स रेट हमारे पास हैं। जैसे आपने पर्सन की डेफिनेशन में देखा है, हमारे पास पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल आते हैं, HUF आते हैं। ठीक है, आपने ऊपर देखा AOP आते हैं, BOI आते हैं, कंपनी आती है, हमारे पास सब लोग आते हैं मतलब बेसिकली। तो सबके लिए टैक्स अलग अलग लगता है, सबके लिए जो है वो हमारे पास टैक्स रेट्स भी अलग अलग है। तो फर्म्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह वगैरह, उनके लिए इंक्लूडिंग LLP जो टैक्स रेट है वो फ्लैट 30% है। ये फ्लैट है, फ्लैट रेट मतलब जितना भी अर्न करेंगे यू वुड हैव टू गिव 30% एज ऑफ टैक्स। स्लैब में क्या होता है आपको देखना पड़ेगा किस रेंज में आते हैं, फ्लैट में नहीं देखना पड़ेगा। लोकल अथॉरिटी का भी 30% है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रेंज है हमारे पास 10%, 20% और 30% है। ये 10,000, 10,000 से 20,000, देन 20,000 से ज़्यादा। इसके पास एक और सेक्शन है 115 BAD, वो स्पेशल रेट में आ जाएगा। ये स्टार का मतलब ये है यहाँ पे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंपनी के रेट्स में कोई अमेंडमेंट नहीं, एज सच कोई अमेंडमेंट इन रेट्स में नहीं आई है। डोमेस्टिक कंपनी के लिए वही रेट है। टर्नओवर अगर आपका 400 करोड़ है, बस हाँ ये प्रीवियस ईयर चेंज हो गया, पहले 18-19 था, अब 19-20 हो गया। ठीक है, टर्नओवर अगर आपका 400 करोड़ है 19-20 में तो 25%। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि हाँ सर इसका लॉजिक क्या है, बिकॉज हम लोग असेसमेंट ईयर 22-23 में चल रहे हैं, तो हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, 21-22, राइट। तो सर ये इसका लॉजिक क्या है 19-20 का, कि हम लोग मतलब इतना पीछे क्यों, 21-22 का क्यों नहीं देख रहे टर्नओवर, मतलब लास्ट ईयर का क्यों नहीं देख रहे, या फिर चलो इतना भी नहीं देख रहे तो आप 20-21 का देख लो टर्नओवर, आप मतलब एक साल ये भी छोड़ दिया आपने, फिर इसका टर्नओवर क्यों? तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है बच्चों के बीच में, जो पहली बार इनको पढ़ रहा है या जो मोर लॉजिकल है अबाउट द थिंग्स, वो इन चीज़ों को पूछता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो है थोड़ा सा हो सकता है आपको मान लीजिए क्लेवर प्ले करना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आपका टर्नओवर बिल्कुल गड़बड़ ना हो, इसलिए वो 2 साल पहले का ले रहे हैं, सो डैट कि आप गड़बड़ी ना कर सकें। पिछले साल का टर्नओवर तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, बट 2 साल में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, इसलिए उन लोगों ने 2 साल पहले का लिया। तो अगर वो 400 करोड़ रुपए तक है तो आपको 25% देना है। अगर 400 करोड़ से ज़्यादा हो गया 1 रुपये भी, तो फिर आपको 30% देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है सर? जो फॉरेन कंपनी नहीं होती, मतलब जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। ठीक है, इन शॉर्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो डोमेस्टिक कंपनी है। तो डोमेस्टिक वैसे इतना आपको देखना नहीं पड़ेगा डोमेस्टिक है कि फॉरेन है, वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन होगा। ये सब तो लॉ के मैटर्स हैं, उसमें आप पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखें, आपको डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर कितना देना है? 25%, अगर 400 करोड़ तक है, अगर उससे ज़्यादा तो 30%, अगर फॉरेन कंपनी है तो 40%। ओके, अच्छा, स्पेशल टैक्स रेट अब आ जाते हैं फटाफट। सेक्शन 115 BAC और सेक्शन 115 BAD, ये स्पेशल टैक्स रेट्स का सेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये अभी न्यू है मार्केट में, तो इसलिए इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अच्छे बनते हैं और इजी बनते हैं अभी के लिए, और एग्जामिनर इनको डालने में भी देरी नहीं करता, क्योंकि ये अभी नए प्रोविजंस हैं एंड यू मस्ट बी अपडेटेड विद दीज। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे से ऐसे मिलेंगे जिसने 2-3 साल पहले करा होगा इंटरमीडिएट का कोर्स, तो उसे इनके बारे में नहीं पता होगा, राइट। तो अभी आपने ऊपर स्लैब रेट पढ़े। स्लैब रेट कौन से पढ़े हैं आपने? ये वाले 2.5 लाख वाले, 2.5 से 5, फिर 5 से 10, देन 10 से ज़्यादा, 5, 20, 30, ये रेट पढ़े हैं आपने। अब ये कुछ नए रेट हैं।
तो ये रेट तो कुछ इस तरीके के हैं कि आपको सबसे पहले 2.5 लाख तक तो नीला है वही सेम चीज़, फिर 2.5 से 5% देन 10%, देन 15, देन 20, देन 25, देन 30%। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे इधर की तरफ इनकम जो आप बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे आप 2.5 लाख रुपए से, और इधर जो आप रेट बढ़ाएंगे हर 2.5 लाख के बाद 5% है। जैसे कि सर मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इनकम 2.5 लाख में प्लस 2.5 लाख करेंगे तो कितना बनेगा बताओ, 5 लाख। तो अगर आपकी 5 लाख रुपए इनकम है तो इधर वाले रेट में 5% ऐड कर दो तो कितना आ गया, 5%। ओके, फिर मान लीजिए कि आपकी 5 लाख में प्लस 2.5 लाख में और कर दो तो 7.5 आ जाएगा, तो इधर भी मैं 5% ऐड कर दूंगा तो मेरा 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो आपको लग रहा होगा यार इसमें तो हम लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसमें क्या है कि पहले आपका यहाँ पे आएगा 5, देन 20 सीधा, देन फिर सीधा 30, 15, 10 रोल में ही नहीं है, 25 रोल में ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे मोर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पेशल या अल्टरनेटिव स्कीम भी बोल सकते हैं आप इसको, जैसा आपकी बुक में मिलेगा, अल्टरनेटिव स्कीम फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचईएफ। अच्छा ये किसके लिए है ये भी याद रखना, सिर्फ इंडिविजुअल और एचईएफ के लिए। कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि कंपनी इस सेक्शन को ऑप्ट कर सके 115 बीएसी। सर क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास अदर ऑप्शंस भी हैं, 115 बी ए बी ए बी, ठीक है, बी ए सी बी ए बी ए सी तो सर यहाँ ही पे ही है, और भी कंपनी के पास ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए। तो हम लोग वो फाइनल में डील करते हैं बेसिकली। तो अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स की तरह से सोचें तो यहाँ पे उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं फाइनल के लेक्चर्स कवर करूँगा तो मैं उसमें उससे ज़रूर कवर करूँगा, ठीक है। अच्छा अगर आप ये सेक्शन लेते हैं 115 BAC, ये ऑल्टरनेटिव स्कीम है, तो आप देखें जैसे आपको यहाँ पे कम टैक्स देना पड़ रहा है एक तरीके से, तो हाँ सरकार आपसे कुछ बेनिफिट भी छीन लेगी, तो आपको जो डिडक्शन मिलती हैं इन सेक्शंस में वो नहीं मिलेंगी। सर ये तो काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, हम लोगों को तो याद करना पड़ेगा, ये सब नहीं। जब मैं ये सेक्शंस आपको कराऊंगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हाँ 10(5) हमने देखो वहाँ पढ़ा था, 10(13)A जैसे हमने पढ़ा था, या फिर मान लो सेज वाला जो सेक्शन है 10AA सेज का जो होता है वो हमने पढ़ा था, या एडिशनल डेप्रिसिएशन का। जब भी हम लोग वो पढ़ेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था। 35AD जैसे साइंटिफिक रिसर्च वगैरह का है, तो हम लोग जब भी ये चीज़ें पढ़ेंगे तो हम लोग इसको लिंक करेंगे। सर अभी के लिए क्या करना है, आपको रेट याद रखने हैं, इस चैप्टर में रेट याद रखने हैं, ये सब आपको खुद ही याद हो जाएगा वंस यू कवर द सिलेबस, ठीक है। बस आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, ये याद होना चाहिए कि क्या क्या है, इसका मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा इसमें क्या नहीं है, किसकी आपको मतलब डिडक्शन मिल जाएगी, ये सब वो सेक्शन है जिनकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन ये सब डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो एक्सपेंसेस का होता है उसमें आपको 2 सेक्शन में मिल जाएगी, 80JJA एंड 80LA, और इसके साथ साथ 80CCD में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको 3 सेक्शन में डिडक्शन है जो वो मिल जाएगी, बाकी किसी में नहीं मिलेगी। अच्छा सर अगर हम लोग न्यू स्कीम लेते हैं तो क्या हमें रिबेट मिलेगी 87A में, तो हाँ रिबेट मिल जाएगी। क्या हमें मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा, हाँ मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट भी मिल जाएगा। अच्छा कुछ स्पेशल इनकम होती हैं जैसे डिविडेंड इनकम हो गई, ठीक है, डिविडेंड इनकम हो गई, या कैपिटल गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, 112A वाला हो गया, या फिर 111A का शॉर्ट टर्म हो गया, तो क्या उसके ऊपर भी ये यही रेट एप्लीकेबल होंगे, तो आंसर इज नो। जो स्पेशल इनकम है उनके पास स्पेशल रेट आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपने 10% पढ़ा है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो उसके ऊपर वही लगेगा। आपको उसको यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, कहीं आप सोचें कि उसको इस इनकम में हम लोग कहीं ना कहीं ट्रीट कर लेंगे, तो नहीं, वो अलग से टैक्सेबल होगी स्पेशल रेट पे। तो ये पॉइंट्स का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ गया 115 BAD। 115 BAD में छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, इसमें भी वही सेक्शन है कि रिडक्शन कौन कौन से नहीं मिलेंगे किन सेक्शन में, वही सेक्शन से ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो रेट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है 22%, सरचार्ज भी फिक्स है 10% ऑलवेज लगाना है आपको रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इनकम नहीं देखनी है आपको सरचार्ज में। वैसे आपको सरचार्ज में इनकम की लिमिट देखनी पड़ती है बट यहाँ पे नहीं देखनी है, आपको सरचार्ज हमेशा लगाना है 10%। तो इफेक्टिव रेट जो आपका बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि 22% तो लगेगा लगेगा, प्लस 10% भी लगेगा ही लगेगा, प्लस 4% भी लगेगा ही लगेगा, राइट। तो आपका इफेक्टिव रेट बन जाएगा 25.68%। अच्छा ये उन कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के लिए है, ये बात रखना जो रेजिडेंट, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, अमेरिका की है, वो यहाँ पे इस सेक्शन में स्पेशल रेट के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। होपफुली आपको यहाँ तक जो भी मैंने समझाया अच्छे से समझ में आया होगा, अभी तक हमने जो पॉइंट डिस्कस करे हैं। अब हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सरचार्ज। सरचार्ज मैंने आपको बताया क्या होते हैं, सरचार्जेस आर टैक्सेस ओवर टैक्स, ठीक है। सरचार्ज क्या होते हैं, टैक्सेस ओवर टैक्स। देखें सरचार्ज
फॉर इंडिविजुअल AOP, BOI, HUF, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, इन सब के लिए लिमिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन सब के लिए लिमिट क्या है कि अगर इनकी टैक्सेबल इनकम, ठीक है, इनकी टैक्सेबल इनकम अगर 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है तो 10% ऑफ टैक्स, ये बात याद रखना आप, ठीक है। जैसे आप कोई सी भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स निकालते हैं, मान लीजिए मेरा टैक्स आया 1,40,000 रुपये फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, और फिर मैं इसके लिए देखूंगा कि हाँ ये इनकम मान लीजिए 14 लाख रुपए, ओके, टैक्स मेरा 14 लाख रुपए, और मेरी इनकम यहाँ फॉल करती है ये 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में, ठीक है, तो मेरे को 10% ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब ये तो मेरा टैक्स बना ही बना, प्लस मैं इसमें ऐड करूंगा सरचार्ज, कितना रुपए, 1,40,000 रुपये और ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके फिर मेरे पास जो आएगी वो मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी की। सर अगर 50 लाख रुपए से कम हुई मेरी इनकम तो कोई सरचार्ज आपको नहीं देना। तो आपको ये बात याद रखनी है कि 0% सरचार्ज है, मतलब नील है सरचार्ज अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है। 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक है तो 10%। इसके बाद 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ तक तो 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक 25%, देन 37%। इसमें भी कोई ऐसा नया चेंज नहीं है, लेकिन टैक्स रेट आपको याद रखने हैं, बस इसलिए हम लोग रिविजन कर रहे हैं इसकी। देन डोमेस्टिक कंपनी हमारे पास है, ये तो इंडिविजुअल वगैरह के लिए हो गया, ओके। देन कंपनीज के लिए 7% डोमेस्टिक, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो, और अगर उससे ज़्यादा है तो 12%। फॉरेन कंपनीज के लिए कम है क्योंकि हम लोग प्रमोट भी करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और उनके ऊपर 40% भी कहीं ना कहीं लगता है पहले से ही, तो इसलिए अंडू हार्डशिप नहीं करके हम लोग उनका टैक्स रेट जो है सरचार्ज का एटलीस्ट कम कर सकते हैं। अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 2%, और अगर उससे भी ज़्यादा है तो 5%, ओके जी। इसके बाद फर्म्स के लिए, लोकल अथॉरिटीज़ के लिए अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो 12% का जो है वो कहीं ना कहीं उनको सरचार्ज देना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास दो कॉन्सेप्ट और है, मार्जिनल रिलीफ एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको कहीं ना कहीं ओवर द एज बेनिफिट देता है। अगर आप इसके बारे में सुनना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी कवर करूँगा मार्जिनल रिलीफ के ऊपर, जिसमें हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे, so that we will be covering marginal relief in more detailed video in next session most probably, जिसमें हम लोग marginal relief के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लो marginal relief होता क्या है, ये समझे कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी टोटल इनकम अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और 1 करोड़ तक है, तो मान लीजिए मेरी इनकम 50 लाख रुपए तक है अगर, तो आप बताइए क्या सरचार्ज लगेगा? आंसर इज नो। बट मेरी इनकम जैसे ही 50 लाख या 100 रुपये भी हो गई तो मेरे को सरचार्ज देना पड़ेगा, कितने रुपए के हिसाब से? 10% के हिसाब से, राइट। इसके ऊपर 10% नहीं, बट इसके ऊपर जो टैक्स निकलेगा उसका 10% देना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी होगी, क्यों? क्योंकि मेरी इनकम 100 रुपये से ही बढ़ी है, मेरी इनकम 100 रुपये से ही बढ़ी है, बट जो मेरा टैक्स होगा इस 100 रुपये की वजह से जो है वो 10% से बढ़ जाएगा, तो वो 100 रुपये 10% के बराबर तो नहीं होगा, तो मेरे लिए तो घाटा हो गया ना। मैं इतना कमा भी नहीं रहा जितना टैक्स दे रहा हूँ। तो सरकार क्या बोलती है, अच्छा अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम आपको एक रिलीफ दे देंगे, जितना आपने ज़्यादा दिया है उतना हम लोग आपको रिलीफ दे देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ। डेफिनेशन पे भी ये लिखा है, वेयर द एसएससी हैज़ बीन फॉल अंडर द हाई टैक्स स्लैब ड्यू टू जस्ट एंड लिटिल एक्स्ट्रा इनकम ओवर द लिमिट ऑफ सरचार्ज, देन द गवर्नमेंट प्रोवाइड रिलीफ टू सच टैक्स पेवर थ्रू मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। ये किसके लिए होता है? सब एसएससी इसको क्लेम कर सकते हैं, कंपनी वंपनी सबको, ठीक है। इसके बाद अंडर सेक्शन 87 न्यूज़ भी सुनी होगी कि अब 5 लाख रुपए तक टैक्स ही नहीं लगता। जब मैं ये पढ़ा था 2.5 लाख रुपए की लिमिट ऊपर, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने तो सुना है कि 2.5 लाख रुपए तक नहीं, 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, अगर आपकी 5 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट हाँ, ऐसा जब होगा जब आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्लेम करें। सर रिबेट क्या होती है? रिबेट मतलब एक तरीके से आप डिस्काउंट मान लीजिए जो गवर्नमेंट आपको देती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, डू नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़, तो आप रिबेट ले सकते हैं 12,500 की इनकम टैक्स पेबल की। तो बेसिकली जो 5 लाख के ऊपर टैक्स बनेगा वो 12,500 ही बनेगा, तो आपको टैक्स तो निकालना पड़ेगा, लेकिन सरकार आपको डिस्काउंट दे देगी। चलो एक तरीके से डिस्काउंट दे दिया हमने कि आप इसको भी मत दीजिए, तो डिस्काउंट 12,500 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपका 1 लाख रुपए है तो 1 लाख तो स्लैब में ही नहीं आया, वो तो नील हो गया, खत्म। मान लीजिए मेरी इनकम 3 लाख रुपए है, ठीक है। तो 3 लाख के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और मोर प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2-3 क्वेश्चन कवर कर सकूं प्रैक्टिकल सेशन में, ठीक है। बट हम लोग रिविजन साइमल्टेनियसली चलाते रहेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट भी सीखना ज़रूरी है। अच्छा 3 लाख रुपए मेरी इनकम है मान लीजिए, अब इस इनकम में से 2.5 लाख रुपए तो सीधा सीधा गया,
क्योंकि ये तो एग्जाम्प्ट है, बचा 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये 5% के हिसाब से कितना परसेंट हो गया बताइए? 5% के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 50,000 रुपये हमारे पास जो है वो टैक्स निकालेंगे इसका हम, 2500 रुपये निकलेगा। 2500 रुपये निकला। अब 2500 रुपये टैक्स लायबिलिटी निकली तो सरकार बोलेगी आप ये 2500 भी मत दीजिए, आप इसकी रिबेट ले लीजिए। ठीक है, तो 2500 की भी आपको क्या मिल जाएगी? 2500 माइनस 2500 सरकार के हिसाब से रिबेट मिल जाएगी, तो आपका टैक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। समझ में आया आपको? या मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख रुपये है। कितनी साहब इनकम? 5 लाख। इसमें से 2.5 लाख तो गए क्योंकि एग्जाम्प्ट है, तो फिर 2.5 लाख बचे। अब इस 2.5 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे आप? 5%। अब 2.5 लाख का 5% आपको पता ही होना चाहिए कि ये थोड़े सालों में, मतलब थोड़े सालों में नहीं, थोड़े महीनों में आपको रट जाएगा कि 2.5 साल का, सॉरी 2.5 लाख का 5% जो है वो 12,500 होता है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या कि आपको रिबेट कितनी मिलेगी? इनकम टैक्स पेएबल या 12,500 विच एवर इज लोअर। पहले वाले केस में 12,500 था और यहाँ पे 2500 था, तो विच एवर इज लोअर 2500 की आपको मिल गई रिबेट। अब इस केस में ऊपर भी 12,500 नीचे भी 12,500, तो आपको रिबेट कितने की मिलेगी? 12,500 रुपये। ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो हमने कहीं ना कहीं चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे, अपने जो रेजिडेंशियल स्टेटस है देखेंगे कौन सा चैप्टर कवर करेंगे। वी विल बी कवरिंग दैट चैप्टर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बड़े बड़े चैप्टर पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, जो मार्क्स भी ज़्यादा हमें सिक्योर करने में हेल्प करें। हम लोग अगले सेशन में अब मिलेंगे। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, फ्रूटफुल हो आपके लिए। अब हम लोग अगले सेशन में जो है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े बहुत देखेंगे मार्जिनल रिलीफ के लिए, क्योंकि उसकी रिवीजन होना ज़रूरी है। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ के, और हम लोग क्वेश्चन ट्राई ये भी करेंगे कि मॉडल के भी कहीं ना कहीं कवर कर लें। ओके, कोशिश यही रहेगी मेरी हमेशा कि मैं आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्रोवाइड करा सकूँ। और जिन नोट्स से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, दीज आर द स्पेशल नोट्स प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। इनसे ही मैंने अभी क्लास ली है, जो अभी हमारा लास्ट पीरियड क्या है उसमें। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स बाय करने हो या इनकी कॉपी चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रीली ऑन टेलीग्राम ग्रुप, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप। माई नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप नोटिंग करना चाहते हैं तो वेरी वेल, क्योंकि हमें नोटिंग भी करनी चाहिए कहीं ना कहीं। अगर आप स्थिर बैठे रहेंगे, आइडल बैठे रहेंगे, तो चीज़ें उस हिसाब से नहीं चलेंगी। थैंक यू अगेन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।